हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का स्टडी किया था। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। मींस ये वीडियो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के राउंड अबाउट ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप एटम का राइट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करने का एक और तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। मैं आप सबको आगे बताऊंगा नोबल गैस का, इनर्ट गैस का प्रॉपर्टी डिटेल में स्टडी करेंगे। बट यू नो 9th क्लास 10th क्लास में भी आपने पीटी पढ़ रखा होगा, वहाँ बताया गया होगा कि ग्रुप 18 में मीन्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, दीज आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टर्म्स में हम लोग जो इसके दूसरे एटम्स हैं, जो इसके आगे के एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स representation of electronic configuration of an atom in terms of noble gas is called condensed electronic configuration, condensed form of electronic configuration. Electronic configuration, electronic configuration in condensed form। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है जी? कोई चीज दबा करके, मीन्स कुछ कंप्रेस करके अगर रिप्रेजेंट करो तो उसको कंडेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म, ये क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एटम इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस is called electronic configuration in condensed form like this। सबसे पहले हम लोग जो हमारे नोबल गैस है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को राइट करते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 यू नो, तो 1s2 होता था, मैं पढ़ाया हूँ। बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हीलियम 2 लिख देते हैं, मीन्स हीलियम पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन 1s2 2s2 2p6, तो नियॉन को हम लोग 10 लिख सकते हैं। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 नहीं भी लिखोगे तभी सबको पता है कि आर्गन ब्रैकेट में लिखकर 18 लिख देते, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास है। इस तरह से सबका लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब नोबल गैस के टर्म्स में लिखेंगे, नोबल गैस को बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन तो खैर रेडियोएक्टिव होता है। तो इन सबके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, इसके पास 10 है, इसके पास 18 है, इसके पास 36 है, इसके पास 54 है। इस तरह से सबका आप इसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम का राइट करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 11 है। नियरेस्ट नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम के 11 के करीब है वो कौन है जी? नियॉन है। तो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इन टर्म्स ऑफ नियॉन। मीन्स सोडियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होता है, एक्सपेंडेड, जिसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? लिख देंगे नियॉन। नियॉन लिखने का मीनिंग यहां तक हो गया नियॉन का, 1s2 2s2 2p6 तक नियॉन हो गया, एवरीबॉडी नोज। अब बचा कितना आगे? 3s1, तो लिख देंगे 3s1। मीन्स यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम लाइक दिस टू। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। अब किसी भी का, जैसे मान लो अगर आपको आयरन का राइट करना है, आयरन Fe
Fe का राइट करना है। Fe का एटॉमिक नंबर 26, नियरेस्ट नोबल गैस इज आर्गन 18, क्योंकि फिर क्रिप्टन का तो 36 हो जाएगा। तो जो नियरेस्ट है इसका एटॉमिक नंबर जो इस या तो इसके करीब हो या इसके मतलब 21 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाले को नहीं ले सकते हम लोग। अब इससे पहले वाला जो हमारा नोबल गैस वो आर्गन है, तो ऐसे नॉर्मल इसका ऐसे हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p के बाद 3d 4s2 3d6, आपको पता है। अब इसको हमें लिखना है कंडेंस्ड फॉर्म में, तो यहाँ तक तो आर्गन हो गया, जो बच गया वो लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे इसका कंडेंस्ड फॉर्म, आर्गन 3d6 4s2, इस तरीके से आप लिख सकते हो, एंड सो ऑन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते बोलते हैं, इसको आप समझो। देखो जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन होता है आउटर मोस्ट सबसेल एंड इनकम्प्लीट सबसेल आर collectively called outermost electronic configuration of an atom. Means outermost subcell and incomplete subcell are collectively called outermost electronic configuration of an atom. outermost subcell and incomplete subcells are collectively called outermost electronic configuration. एज फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का लीजिए, सोडियम का एटॉमिक 11 है 1s2 2s2 2p6 3s1. These are completely filled subcells. These are complete subcell, ये सब completely filled है। इनकम्प्लीट कौन है जी? ये है। तो जो इनकम्प्लीट है वही आउटर मोस्ट भी है। सोडियम के पास देख रहे हो सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 2 का एक एस सबसेल है, एक पी सबसेल है, सेल नंबर 3 का ये एस सबसेल है। तो ये 3s जो है वो सेल नंबर 3 का सबसेल है, आउटर सेल 3 है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा और प्लस इनकम्प्लीट भी है। अगर किसी आइटम का जो आउटर मोस्ट सबसेल होगा वो भी उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा, और ऐसा हो जो आउटर नहीं है लेकिन वही कंप्लीट नहीं है तो वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में काउंट होगा। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ सोडियम इज 3s1। आउटर मोस्ट of sodium, and outermost electronic configuration has major role in chemistry because outermost electronic configuration are valence configuration, means यह outermost सेल को रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करता है। पूरे केमिस्ट्री में इनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए आगे चल के हम लोग किसी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके आउटर मोस्ट सेल के टर्म्स में याद रखेंगे, क्योंकि उसी का बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ है, रेस्ट का यूज़ नहीं है। सो कई जगह पे आप देखोगे सोडियम ऐसे लिखा रहेगा, सोडियम
3s1। 3s1 क्या है सोडियम का जी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस तरह से दूसरे एलिमेंट का लेते हैं। Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो नियम के अकॉर्डिंग आयरन का आउटर मोस्ट सेल कौन है जी? 4। आउटर मोस्ट सेल का 4s तुम्हारा सब सेल है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 4s होगा। लेकिन 4s से पहले वाला जो 3d6 है, ये आउटर मोस्ट भी सबसे लास्ट के सेल का सब सेल नहीं है, बट इट इज इनकम्प्लीट। सो आउटर मोस्ट सेल हो या इनकम्प्लीट सब सेल हो, दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में काउंट होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयरन का यह होगा 3d6 4s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, right? Now you have to write outermost electronic configuration of zinc। Zn का आपसे बोल रहा है, Zn का राइट करो पहले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो देखो जी, आउटर मोस्ट सेल 4 का सब सेल 4s2 है, तो ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में काउंट होगा ही। इसके पहले वाले को देखेंगे तो 3d10 फुलफिल्ड है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और 3d सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है। सो ये सब आउटर मोस्ट में नहीं आएगा। आउटर मोस्ट कॉपर का होगा ओनली 4s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके किसका? जिंक का। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट कर सकते हो। जैसे क्रोमियम का ही ले लो, क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ये 4s1 आउटर मोस्ट सेल का सब सेल है क्रोमियम का। This is part of outermost electronic configuration, but apart from 4s 3d will be also counted because 3d is not complete, it is incomplete। क्योंकि 3d में मैक्सिमम 10 रहता है, जब 10 होगा तो फुलफिल्ड होगा, 10 होगा तो कंप्लीट होगा। 3d सब सेल में मीन्स डी सब सेल में किसी भी सेल का डी सब सेल हो, या 3d तुम्हारा सेल नंबर 3 का डी सब सेल है, किसी भी सेल का सब सेल हो आपका डी, उसमें मैक्सिमम 10 रहेगा। और 10 है तो कंप्लीटली फिल्ड है, 10 नहीं है तो इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में काउंट होगा। तो यह हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं आप सबको अब तक यह पढ़ाया हूँ कि इफ एन एलिमेंट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन एलिमेंट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड सच एलिमेंट हैज नॉन जीरो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज यू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। एटम के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं जी? एक ही सब सेल की अगर मोर देन 1 ऑर्बिटल्स है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर वो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है तो सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड ऑल सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स सबका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। हाँ, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होगा। यू नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, तो आपको पता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन पैरेलल होता है, पैरेलल होने से उसके वजह से उस एलिमेंट के पास नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
You know also how to calculate a spin only magnetic moment from a number of unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर से ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको पता है, मैं फॉर्मूला बताया हूँ. म्यू एस इज इक्वल टू एन इंटू म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम. बी एम आपका हुआ बोर मैग्नेटन, एन जहां पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू कैन कैलकुलेट ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट. बी एम का मीनिंग मैं आपको बताया हूं 9.27 10 to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला मैं आपको बताया था. अब इस तरह से आप स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब आपको किसी एलिमेंट का म्यू एस गिवन रहेगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हाउ? आपको दे देगा एक एलिमेंट है, इसका म्यू एस वैल्यू दिस, और फिर आपसे पूछेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट. देन हाउ कुड यू कैलकुलेट, कैसे करोगे? मीन्स म्यू एस के वैल्यू के बेसिस पे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. मीन्स कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यू एस. कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फ्रॉम म्यू एस. किसी एलिमेंट का स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, उससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो जी, वी नो दैट म्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू. अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. आफ्टर स्क्वायरिंग यू गेट म्यू एस स्क्वायर इन लेफ्ट साइड एंड स्क्वायर रूट विल बी एबोलिश्ड. यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, जैसे ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो n इंटू एन प्लस टू हो जाएगा. अब म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू इसको n स्क्वायर प्लस 2n हो गया. तो आप देख रहे हो कि अब आपके पास n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़े होंगे. n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अपने आप एक डिफिकल्ट जॉब होता है, तो आप समझ सकते हो कि यहां से सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना काफी मुश्किल होने जा रहा है. इससे आप कैलकुलेट तो कर सकते हो बट काफी डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यू एस. मैं एक बहुत ही शॉर्टकट और सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी एलिमेंट के म्यू एस के बेसिस पे उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो. लिसन मी एंड लेट अस सी. म्यू एस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. n हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखो जी, अब कैसे निकालेंगे? तो मैं म्यू एस का वैल्यू अगर आपका है 1.732, तो देखो मैं बता रहा हूं म्यू एस का जो वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगा, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जी? इंटीग्रल पार्ट. तो म्यू एस का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यू एस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यू एस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यू एस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखो
यहाँ पे डेसिमल से पहले कितना है जी 1 है, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 1 है, इसका मीनिंग हुआ कि इस म्यूएस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। मीन्स किसी एलिमेंट का म्यूएस का वैल्यू अगर 1.732 है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होगा। अगर म्यूएस 2.83 है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है जी 2 है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब इंटीजर कहाँ रहता है डेसिमल से पहले, तो कितना है जी इंटीजर 2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। इफ म्यूएस इज इक्वल टू 3.9 तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे क्या है जी 3 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफ म्यूएस इज इक्वल टू 4.85 तो इंटीग्रल पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा जी 4 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन दिस वे किसी भी एलिमेंट का किसी सब्सटेंस के म्यूएस के वैल्यू को देख करके डायरेक्टली आप जज कर सकते हो कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट और दैट सब्सटेंस, बिकॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यूएस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कई सारे एग्जाम्स में, मीन्स नीट में, जेईई मेन में तो सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बट जेईई एडवांस में काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा है कई बार। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो जेईई एडवांस का है, बट हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपके आएगा। नाउ क्वेश्चन इज ए वैनेडियम, ए कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm. Work out the electronic configuration of vanadium ion in the compound. मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि वेनेडियम का एक कंपाउंड है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है। आप वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करो। वेनेडियम ये तो क्लियर क्वेश्चन में कर भी दिया है कि उस कंपाउंड में वेनेडियम अपने आयन के फॉर्म में है, तो वेनेडियम आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करो। उस कंपाउंड में वेनेडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा ये आपको लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करने से पहले सबसे पहले वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, यू शुड रिमेंबर इट। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, इसका लिखते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2। ये 20 हो गया, बच रहा है कितना है 3, तो 3d में 3 डाल देंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेनेडियम। अब चेक करते हैं वेनेडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि वो जो डेटा दिया हुआ है म्यूएस का डेटा गिवन है 1.73 bm। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। अब वेनेडियम देखते हैं हम लोग, ये आउटर ये भी 4s2 भी फुलफिल्ड है। अनपेयर्ड कहाँ हो सकता है, तो ओनली 3d में हो सकता है, क्योंकि 3d ही कंप्लीट नहीं है। तो 3d को लिखते राइट करते हैं। d सबसेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। हॉर्न्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एक करके फेल हो गया। 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में चला गया। अब आप देखो तीनों को तीनों अनपेयर्ड है, मीन्स वेनेडियम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी 3 है। तो क्लियर है कि इस कंपाउंड में वेनेडियम कभी भी अपने वेनेडियम के फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि वेनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन को 1 अनपेयर्ड कैसे होगा, वेनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड है, 1 कैसे होगा, तो 1 तब होगा जब 3d का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर 3d सबसेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वेनेडियम के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। मीन्स इस कंपाउंड में वेनेडियम के d सबसेल का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन आपको पता है कि 3d के इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले किसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जी, 4s का। जब तक आउटर मोस्ट सेल के सबसेल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक इनर का नहीं निकल सकता है। इसलिए 3d सबसेल के इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले 4s का निकलेगा। तो 3d के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, इसके लिए पहले 4s इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वेनेडियम के ऊपर क्या आ जाएगा +2, d का भी 2 और निकल जाएगा तो वेनेडियम के ऊपर क्या आ जाएगा जी +4, तो वेनेडियम +4 हो गया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है वो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1। नाउ दिस वेनेडियम आयन हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वेनेडियम के कंपाउंड वेनेडियम अपने 4+ आयन के फॉर्म में रहता है और यही उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हुआ। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा कि वेनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट वेनेडियम का जो कंपाउंड है उसमें वेनेडियम के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि पक्का वेनेडियम के डी सबसेल का 2 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हुआ होगा। डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले 4s का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4s आउटर 4s सबसेल, आउटर सेल 4 का सबसेल है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद डी का निकल सकता है। इसलिए वेनेडियम से 2 नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जी 4, तब जाकर उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। सो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन कि इन दिस कंपाउंड वेनेडियम एग्जिस्ट इन इट्स टेट्रावैलेंट कैटायन, मीन्स 4 के फॉर्म में होगा, वेनेडियम 4+ के फॉर्म में होगा, और यह इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम number of electrons that may be present in all the atomic orbitals with principal quantum number 3 and azimuthal quantum number 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मीनिंग हुआ n3 हो गया, एजिमुथल l का एजिमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 का मतलब d हो गया आपका, ये डी सबसेल हो गया, और सेल कितना किसका है 3 का है, मीन्स थर्ड सेल का डी सबसेल, मीन्स 3D सबसेल आपका हो गया, 3D सबसेल। अब 3D सबसेल के पास जितने भी ऑर्बिटल है सबके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 3D सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल होता है जी 5D के पास 5D होता है, तो डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल आपका रहता है, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10 रहेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। हेलो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स, 2 क्वेश्चन फॉर क्लियरिटी ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सो। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 and स्पिन क्वांटम नंबर ms = -12 इज। मीन्स आपको बताना है कि वो कितना ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो और स्पिन क्वांटम नंबर -12 हो। तो आपको मैं पढ़ाया हूँ कि किसी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन ए ऑर्बिट, मैक्सिमम electrons in a cell or orbit is equal to what 2n², where n is number of cells or orbit। सेल यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 × 3 के स्क्वायर मीन्स 2 × 9 मीन्स कितना हो गया जी 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। शेल नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस 18 इलेक्ट्रॉन्स में बोला है कि जिसका स्पिन -12 हो, तो 18 इलेक्ट्रॉन में से पक्का आधे के पास क्या होगा आपका +12 स्पिन होगा और आधे के पास क्या होगा -12 स्पिन होगा। आधे के पास +12, आधे के पास के -12। तो सेल नंबर अगर तो आपका 3 है तो 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मीनिंग हुआ कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आधे का स्पिन +12, आधे का -12, तो 9 का -12 होगा, 9 का +12 होगा। हमारा आंसर क्या होगा जी 9। ms जिसका -12 हो उसका नंबर कितना हो जाएगा जी 9।
आंसर इज 9। अब यहां देखते हैं, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 ml mod ml1 एंड ms इज इक्वल माइनस हाफ, मीन्स तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम n इक्वल टू 4 हो गया। 4 का मीनिंग आप समझ रहे हो कि 4 में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब n 4 है, उसका l का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कर रहा है, तो ml का मॉड 1 है, इसका मीनिंग हुआ ml का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और ml का वैल्यू क्या हो सकता है, +1 का हो सकता है। मीन्स अब यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे अब देखो, अब ml -1 ml +1 मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम -1 +1 हो गया। तो मैग्नेटिक क्वांटम पर -1 +1 कहाँ कहाँ हो सकता है, तो n का वैल्यू 4 है, इसका मीनिंग हुआ l का वैल्यू क्या हो सकता है जी, 0 1 2 3 तीनों हो सकता है। तो l का वैल्यू 0 होगा, मीन्स l का वैल्यू 0 का मीनिंग हुआ s सब सेल। तो s सब सेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 या -1 नहीं हो सकता है, तो ये रेस से बाहर हो गया। s सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे काउंटिंग के अंदर नहीं आएगा। अब जब l 1 होगा तो m का वैल्यू -1 +1 दोनों हो सकता है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो l एक बार ml आपका 1 होगा, एक बार ml का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो 1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, -1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, भी टोटल कितना हो गया, 2 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हुआ जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया इसमें। अब इसी तरह से l का वैल्यू अगर आपका 2 है तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1 -2 -1 0 +1 +2, मीन्स यहाँ भी -1 +1 आ गया। तो सेल नंबर मीन्स d, ये तो तुम्हारा ये आपका L1 का मीनिंग हुआ p हुआ, तो p सब सेल में भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा जिसका जो हमारे काउंटिंग में आएगा, क्योंकि p सब सेल का l आपका 1 रहता है, तो m उसका -1 +1 हो सकता है। तो m जब -1 होगा तो एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जब m +1 होगा तो एक दूसरे ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया जी, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे आइए, d सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d सब सेल भी -1 +1 है, मीन्स इसका भी d का भी प्लस माइनस है, तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका p में हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आपका d में हुआ। अब l का वैल्यू 3 भी यहाँ पे है, l जब 3 होगा, m का वैल्यू क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहाँ भी -1 +1 हुआ, तो 2 यहाँ भी प्लस माइनस, तो ये प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल कितना हो गया जी, 4 4 4 मीन्स टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इस 12 इलेक्ट्रॉन में से आधे के पास प्लस हाफ स्पिन होगा और आधे के पास माइनस हाफ स्पिन होगा, तो ओनली -हाफ वाला नंबर कितना हो जाएगा जी, 6। तो आंसर हमारा क्या होगा जी, 6 होगा। इन दिस वे, अब मैं मुझे समझाना था तो मैं एक एक करके बात आपको बताया। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे बाद में तो इतना समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड से भी लगेगा, उससे कम में ही आप एनालाइज कर लोगे क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो, इससे तो कोई मतलब है नहीं, यही आपको इससे यही मतलब है कि क्या क्या हो सकता है। तो ml का वैल्यू +-1, जब l का वैल्यू 1 होगा तब भी होगा, 2 होगा तब भी होगा, 3 होगा तब भी होगा, तीनों में हुआ। तो तीनों में +-1 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो गया, 12 के आधा का प्लस माइनस हाफ होगा और आधे का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, तो माइनस हाफ वाला लेना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल में ऐसे ही मैं आपको बताया हूँ कि हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन का एंट्री होता है तो इस तरह से इंटर करता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऐसा रहे जो अनपेयर्ड रहे और उनके स्पिन पैरेलल हो। हुंड्स रूल को मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ, बट उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की काउंटिंग का क्या मीनिंग है।
तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन है और एक फील्ड भी है जहाँ पे हम लोग एटम का और उसके स्पेक्ट्रल लाइंस का स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फिजिक्स में देखा गया कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर किसी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसका एनर्जी लो है। मीन्स अगर किसी का स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 है, किसी का 2 है, तो 2 वाले का स्टेबिलिटी 1 वाले से ज़्यादा होता है। मीन्स ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है, हमारे एटम का एनर्जी उतना ही कम रहता है, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में और क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब उसी चीज़ को हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकली देखो, और भी एग्जाम्पल लूँगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू समेसन ऑफ स्पिन प्लस 1। ये समेसन ऑफ स्पिन का मीन टोटल सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1, जहाँ पे कैपिटल एस रिप्रेजेंट करता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है तो उसका S 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबका आपका स्पिन का वैल्यू, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू अपोजिट होगा। एक का प्लस आप होगा, दूसरे का माइनस आप होगा, नेट 0 हो जाएगा। तो S 0 हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 हो गया तो उसको बोलेंगे कि सिंगलेट स्टेट है। हमारे एटम का स्टेट कैसा है जी? सिंगलेट। अब देखने जा रहे हैं कि अगर स्पिन मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होगा, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर अगर 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा। इस चीज को देखो। सिमिलरली एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले रहे हैं साथ में। जैसे 0 वाला मैं आपको बताया, हीलियम को लेते हैं, हीलियम या नियॉन, किसी को नियॉन को लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सबके सब। 1s में भी आप देखो पेयर्ड है, 2s में भी पेयर्ड है, 2p में भी पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मीन्स सबका स्पिन कैंसिल होता गया तो S 0 हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया जी? इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन। तो नियॉन को बोलेंगे सिंगलेट स्टेट में है। यह स्टेट कैसा हुआ? सिंगलेट। सिंगलेट स्टेट है। मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी एटम के मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ग्राउंड स्टेट में जितना ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस केस में एनर्जी उतना कम रहता है, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहता है। यह ऑब्जर्वेशन है। अब मैं सोडियम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ तक तो पेयर्ड है। 3s1 में जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा। तो इस बार स्पिन क्वांटम वैल्यू क्या हो जाएगा जी? हाफ हो जाएगा। अब पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना हो गया जी? ये 1 हो गया, 1 और 2। इसका मीनिंग हुआ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 होगा, और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 होगा तो स्टेट क्या बोलेंगे जी? डबलेट। डबलेट स्टेट, सिंगलेट डबलेट स्टेट हो गया। इसी तरह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आपका 3 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 4, तो क्वाड्रेट्स उसको बोलते हैं।
अगर अनपेड उनका नंबर 4 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 हो जाएगा, उसको बोले क्विंटेट स्टेट बोलते हैं। और इस तरह से आगे बोलते जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, आप ले लो कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2, तो 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, एक ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें निकालो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2 इंटू देखो इसका भी प्लस आप इसका भी प्लस आप, क्योंकि जितने पेयर्ड है वो तो खत्म हो गया, प्लस आप, तो प्लस 1 हो गया, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 2 + 1 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया। तो इसका स्टेट क्या होगा, ट्रिपलेट स्टेट हो गया। आप वेनेडियम को देखो 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, तो 3d3 में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड कितना है जी, 3 है, यहाँ पे देख लो 3d3, अनपेड 3 हो गया, तो 3 इंटू हाफ एस हो जाएगा, 3 इंटू हाफ मीन्स 3/2। तो पुट करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 3/2 + 1 3 + 1 4 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 हो गया, तो इसको बोले क्वाड्रेट्स बोलते हैं, स्टेट होगा क्वाड्रेट्स। एंड इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हुए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हमें पता हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एटम के एक पर्टिकुलर मीन्स गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मोर देन 1 ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी आइडेंटिकल है, उसमें उस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जिस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। माइंड इट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो, मींस ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, और उस केस में जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर डिसिमिलर है उसकी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 1s और 2s में आप कंपेरिजन करोगे, 1s और 2s में तो पहले 1s फिल हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल है, जैसे आपका p है, p3 है, इसमें 3 सिमिलर ऑर्बिटल है, इस केस में अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल पर ज़्यादा होगा, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ आ गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होगा। मीन्स वही बात हुआ जो मैं आपको पहले मैं बताया था नॉर्मल हुंड्स रूल में, उसी को यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी से बताया जा रहा है। और यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्चुअल में ऑब्जर्व होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का और क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा सेक्शन है आपका फ्रेडरिक हुंड्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका फील्ड नहीं है, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। सबको बताया हूँ कि किसी ऑर्बिटल और सबसेल की एनर्जी उसके n+l के वैल्यू के बेसिस से डिसाइड होता है। जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको बताया हूँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, जहाँ पे आपने देखा था n+l का जो वैल्यू, n+l का जो वैल्यू होता था, जो सम होता था, वह डिसाइड करता था कि इसका एनर्जी कितना होगा। लेकिन वो सब आपका है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। उसको मैं यहाँ पे अरेंज करके दिखा रहा हूँ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। बट मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप याद करो, रिमेंबर बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में एनर्जी आपका सेल्स और ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर सेल्स की एनर्जी फिक्स होता है
और उस सेल में जितने भी सब सेल आपका होगा सबका एनर्जी एक ही होगा। तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी लेवल का होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, वो डिफरेंट होता है। तभी पहले मैं ड्रॉ करूंगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसको पहले पढ़ा दिया हूं, और फिर ड्रॉ करूंगा मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक अदर एटम। तो एनर्जी डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एटम। देखिए इस एक्सिस पे मैं रखा हूं एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी। अब यहां से मैं सेल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n इज इक्वल टू 1, जिसका एनर्जी E1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, E1 एनर्जी। यह सेल 1 एनर्जी लेवल 1। सेल 1 के पास कितना सब सेल होता है जी? 1s, ये 1s है। सेल नंबर 2, n इक्वल टू, सेल नंबर 2 के पास कितने सब सेल होते हैं? s और p दोनों होता है, 2s भी होगा और 2p भी होगा। यू नो 2s की एनर्जी से ज्यादा 2p की एनर्जी होता है, तो यहां पे आपका 2p होगा। सेल नंबर 3, सेल नंबर 3 के पास 3s 3p और 3d भी होगा, तो यह 3s है, यह 3p है और यह 3d है। क्योंकि आपको पता है 3s ज्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p ज्यादा 3d का होता है। अब सेल नंबर 4, याद होगा सेल नंबर 4 के पास sPdF चारों होगा सब सेल, बट 4s की एनर्जी या 3d से कम होता है, इसलिए 3d को इस लाइन से ऊपर रखा गया है। 4s का तो 4p आएगा, 4p की एनर्जी 3d से ज्यादा होता है, यह 4p हुआ। उसके बाद 4d की एनर्जी इससे भी ज्यादा होता है, 4f की एनर्जी इससे भी ज्यादा होगा, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लो सेल नंबर n5 है, तो 5s है, 5s की एनर्जी 4p से ज्यादा होगा, बट 5p से ज्यादा एनर्जी 4d का होगा, क्योंकि 4d के n प्लस सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 4 और 6, और इसका 5 भी है। 4f एनर्जी तो ज्यादा होगा ही 5s से, 5s से ज्यादा एनर्जी 5p का होगा, 5p की एनर्जी तुम्हारा 4d ज्यादा होगा, और 5p से भी ज्यादा एनर्जी आपका 5d का होगा, उससे भी ज्यादा एनर्जी आपका 5f का होगा, एंड सो ऑन। तो यह हुआ एनर्जी डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। इन द केस ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां भी इस एक्सिस से पोटेंशियल एनर्जी है। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ओनली डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। एक सेल में जितने सब सेल्स हैं सबका एनर्जी सेम होता है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4,
5 एंड सो ऑन। सेल नंबर 1 में 1s है ओनली, सेल नंबर 2 में 2s भी है और 2p भी है, दोनों की एनर्जी सेम होगा। सेल नंबर 3 में 3s है, 3p है, 3d है, सबका एनर्जी सेम। 4 में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, सबका एनर्जी सेम। 5s में 5s है, 5p है, 5d है, 5f है, सबका एनर्जी सेम। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के केस में एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। मीन्स वन सेल के अंदर जितना सब सेल होगा सबका एनर्जी सेम होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑर्बिटल्स ऑफ एफ सबसेल। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एफ सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होता है। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब उसका स्टडी करते हैं तो इतना ज़्यादा वो मतलब आपका डाइवर्सिफाइड रहता है, मीन्स डिस्पर्स रहता है, फैला हुआ रहता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होने की वजह से उसका एक्चुअल पिक्चर नहीं समझ में आता। दैट्स वाई वी जनरली वी से एफ सबसेल इज कॉम्प्लिकेटेड, जिसको 2 डायमेंशनल बोर्ड पे ड्रॉ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी आजकल बहुत सारे फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग देख रहे हैं और उस बेसिस पे एफ सबसेल के ऑर्बिटल्स का नेम दिया गया है। जो भी नेम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ सब एक तरह से एम्पिरिकल है, एग्जैक्ट नहीं है, बट फिर भी यही हमारे पास है। अब इसका दो एक सिंपल तरीका है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही आप याद रखना बहुत आसान है। देखो कैसे, एक ऑर्बिटल जो 7 ऑर्बिटल है आपके एफ सबसेल के, उसमें पहला एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा एफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरा एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख लो सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स वाई जेड होता जा रहा है, याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद है एफ एक्स वाई जेड, मीन्स तीनों एक्स वाई जेड तीनों आ गया। उसके बाद वाले में एफ जेड क्यू, दूसरे में एफ एक्स जेड स्क्वायर, मीन्स एक्चुअल में एफ एक्स जेड स्क्वायर है, ये एफ वाई जेड स्क्वायर है, और ये है एफ जेड जेड स्क्वायर, तो जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू हो गया। तो इस तरह से इस 7 ऑर्बिटल्स को याद रखना बहुत आसान है, आप यही याद रखना। बट कई सारे साइंटिस्टों का बोलना है कि नहीं, इसके अलावा भी सिंबल होता है जो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना। आप खुद भी देख लो, आपके एग्जाम में आएगा नहीं। एफ सबसेल के ऑर्बिटल्स एग्जाम में आपके नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि उसके बारे में क्लियर स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप इसको आप याद रखना पक्का, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। एफ सबसेल के जो 7 ऑर्बिटल्स है, सेवन ऑर्बिटल्स है, इसका 2 सेट होता है, एक को बोलते हैं जनरल सेट और दूसरे को बोलते हैं क्यूबिक सेट। जनरल सेट में 4 है और क्यूबिक सेट में 3 है, टोटल 7 हो गया। एक है एफ एक्स जेड स्क्वायर, एक है एफ एक्स एक्स स्क्वायर डैश 3y स्क्वायर, दूसरा एफ वाई 3y स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर, एक है एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, जिसको एफ एक्स वाई जेड भी कहा जाता है। क्यूबिक सेट में क्यूबिक शेप के अकॉर्डिंग है। एक है एफ जेड क्यू, जिसको एफ एक्स क्यू भी लिखा जा सकता है, एफ वाई क्यू भी लिखा जा सकता है। एक छठा है एफ एक्स वाई जेड, 7 है एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह 7 ऑर्बिटल हुआ, लेकिन इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो नेवर थिंक द मेमोराइजेशन ऑफ सच ऑर्बिटल्स, यू शुड मेमोराइज these orbitals because these are very very simple.